हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो हमने जाना था कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं हम। एक तो हमने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक हमने बताया था कि बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को हमने कहा था कि इनकम स्टेटमेंट होती है ये। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफर किया है। बैलेंस शीट को हमने कहा था कि ये एक पोजीशन स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी पोजीशन बताती है, इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं हम। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही दो चीजें इंक्लूड रहती हैं बस। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है। और यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बनते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब दो तरीके के नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं यहां पे। एक हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं आइटम्स की एक्सप्लेनेशन को, और एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है जिसमें हमने अपनी पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताया हो कि हमने क्या क्या फॉलो किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे ऑल फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर फॉलोड, कि सारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो की गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए। मान लो हम अपना स्टॉक का मेथड लिख दें, स्टॉक के बारे में लिख देंगे स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। स्टॉक लिफो फीफो हिफो किस मेथड से हमने वैल्यू किया है ये बताएं हम, मान लो नोट्स टू अकाउंट्स में। डेप्रिशिएशन हम कौन से मेथड से लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ये चीज़ें लिखी जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इनके साथ एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है उसमें। अभी ये चीज़ें आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट कैसा है, पहले कैसा रहता था, क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा कंपेयर करते हुए भी समझेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। हम जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है तब से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का एक अलग फॉर्मेट बना रहे हैं कंपनीज अकाउंट्स बनाते हुए। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जब हम बनाएंगे उसमें आज भी
वैसा ही पीएनएल बनता है जैसा आप +1 में बना के आए थे, टी फॉर्म में, जिसकी लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड, अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम साथ में लिखा करते थे फॉर द ईयर एंडेड। पहली आइटम लिखा करते थे डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस लेस रिटर्न्स। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे। क्रेडिट साइड हम सेल्स लिखा करते थे, लेस रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक। और क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड हम माइनस कर देते थे, बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। अगर खर्चे वाली साइड बड़ी रहती थी किसी क्वेश्चन में तो ग्रॉस लॉस आ जाया करता था हमारा बैलेंसिंग फिगर उन क्वेश्चंस में। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ब्रॉट डाउन किया करते थे। फिर जितनी भी और इनकम्स बची सेल के अलावा, उन सारी इनकम्स को हम लिख दिया करते थे। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा एक्सपेंसेस बचे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिख दिया करते थे हम। फिर से क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड माइनस किया करते थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता था, जिसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। उम्मीद है आपको पहले वाला याद आ रहा होगा वीडियो देख करके, हमारी बातें सुन के। अब जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है वो कोई अकाउंट की फॉर्म में नहीं बनता है, टी फॉर्म में नहीं बनता, वर्टिकल फॉर्म में बनता है पूरा। अमाउंट के 2 कॉलम हम बना देते हैं इसमें। यहां एक करंट ईयर का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कॉलम हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स का। ये कॉलम होता है नोट्स टू अकाउंट्स का, और ये कॉलम अपना पर्टिकुलर्स का होता है पूरा। तो ऊपर नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आगे सेम पहले जैसा फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के लिए बना रहे हैं हम। अब वाले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में और पहले वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले पीएनएल में 2 साइड रहा करती थी, एक इनकम साइड, एक एक्सपेंस वाली साइड। यहां पर कोई 2 साइड्स नहीं होते हैं। पहले हम इनकम्स लिख दिया करते हैं, जो भी इनकम्स होती हैं उनके नाम लिखेंगे, हेडिंग इनकम दे दी हमने, और इनकम्स का टोटल कर देंगे। उसके बाद हम एक्सपेंसेस हेडिंग देते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं उनको लिख देते हैं, फिर एक्सपेंसेस का टोटल कर देते हैं। उसके बाद इनकम्स में से एक्सपेंसेस हम माइनस कर दिया करते हैं और हमारा एक प्रॉफिट आ जाता है, जिस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि इसके बाद हम टैक्स ही माइनस करेंगे।
टैक्स पेड माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है उसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देते हो। अभी ये हमने बहुत ढंग से नहीं बनाया है, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दें सारी आइटम्स, फिर आपको अच्छे से भी लिख के दिखा देंगे कि कैसा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अब ये थोड़ा रफ लग रहा है आपको। बीच में एक कॉलम बनाया हमने नोट्स टू अकाउंट्स का। ये क्या है? पहले जब हम P&L बनाया करते थे तो जितनी भी आइटम्स रहती थी सबको इंडिविजुअली लिखा करते थे, बट अब आपका जो थोड़ा सा काम है वो बढ़ गया है। सारी की सारी आइटम्स आप यहां पर नहीं लिखते हैं, कुछ कैटेगरीज बना दी गई है। उस कैटेगरी के अंडर जितनी भी आइटम्स आती होंगी उनका टोटल आप अंदर लिखेंगे, एक्सप्लेन आप बाहर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम में कोई इनकम की हेडिंग है अदर इनकम। अब वो अदर इनकम के अंदर 5-6 इनकम हो सकती हैं। पहले हम सारी 5-6 इनकम्स को यहीं लिख दिया करते थे। अब सारी की सारी आइटम्स अंदर नहीं आएंगी। मान लो अदर इनकम के सामने मैंने लिख दिया नोट नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट्स में 2 नंबर लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि अदर इनकम के अंदर जो भी मैंने नाम लिखे हुए हैं वो सेकंड नंबर वाली एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं। अंदर मात्र टोटल आएगा, इंडिविजुअल आइटम्स अंदर नहीं लिखेंगी। ओवरबर्डन नहीं करना है आपको एक आइटम अंदर लिख करके। इसलिए कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, 7-8 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे बस और हमारा P&L खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंसेस में भी, एक्सपेंसेस के लिए भी सारी ऐसी ही हेडिंग्स हैं, आपको इंडिविजुअल आइटम नहीं लिखनी है। सपोज क्वेश्चन में लिखा है, एक हेडिंग का नाम है पॉइंट का एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो एज द नेम सजेस्ट जो एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे होते होंगे, वेजेस, सैलरीज, PF वगैरह, सब इसके अंदर आते होंगे। अब आइटम्स इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, वेजेस भी, सैलरी भी। इसके सामने मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 5। इस 5 का मतलब ये है कि जो नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 5 लिखा हुआ है तो बाहर एक्सप्लेन किया हुआ होगा 5वें नंबर के पॉइंट में, एक्सप्लेनेशन में, कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि पहले हम क्या बनाया करते थे, अब हम कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट हमने देखा कि पहले T फॉर्म में बनता था, अब वर्टिकल फॉर्म में बनता है। कोई 2 साइड्स नहीं होती हैं। पर्टिकुलर के कॉलम में ही पहले हम इनकम्स लिख देते हैं, फिर टोटल कर देते हैं इनकम का, फिर एक्सपेंसेस का नंबर लगा देते हैं, एक्सपेंसेस का टोटल कर देते हैं। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके हम प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। यहां पर अमाउंट के 2 कॉलम क्यों है? एक अमाउंट का कॉलम करंट ईयर का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अमाउंट का कॉलम प्रीवियस ईयर का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कंपैरिजन करना हो अपना करंट ईयर प्रीवियस ईयर का तो वो यहीं पर हो जाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाम यहां पर P&L लिखा करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखते हैं। आगे जो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वगैरह जो भी लिखते थे वो यहां भी लिखते हैं सेम। तो आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि अब कौन कौन सी आइटम लिखनी पड़ती हैं हमें और क्या क्या इंक्लूड होता है उनमें। इनकम्स को एक्सप्लेन करेंगे पहले, क्योंकि फॉर्मेट में इनकम ही है। इनकम्स में ओनली 2 आइटम आपको पढ़नी है। पहली आइटम का नाम है इनकम्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो आपने अपने नॉर्मल डेली नेचर के ऑपरेशन से कमाया है उन्हें आप रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हो। जैसे अगर मेरा डेली नेचर का काम सामान बेचना है तो सेल्स ऑफ गुड्स मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। अगर मेरा डेली नेचर का काम सर्विसेज देना है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। अगर मेरा डेली नेचर का काम कमीशन लेना है तो कमीशन मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। मान लीजिए मेरा डेली नेचर का काम इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इंटरेस्ट मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। अगर डेली नेचर में मैं डिविडेंड रिसीव करता हूं तो डिविडेंड मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। अगर मैं कोई प्रॉफिट या गेन करता हूं फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो भी मेरे लिए रेवेन्यू हुआ, अगर डेली नेचर में ऐसा होता है तो। हम दो तरह की कंपनीज पढ़ते हैं, एक फाइनेंस कंपनी, एक नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी जो होती हैं उनके लिए जनरली यही चीजें रेवेन्यू में आएंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। फाइनेंस कंपनी जो होती हैं उनके लिए ये नीचे वाली तीन आइटम्स भी, उनके लिए ये तीन आइटम्स ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का डेली नेचर का काम ब्याज लेना, डिविडेंड लेना ही हो सकता है, वो सामान नहीं बेचती है। उम्मीद है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। एक एक्स्ट्रा आइटम है यहां पर, अगर हम सामान बेचेंगे, बनाएंगे तो हो सकता है स्क्रैप भी हमारा निकलता रहता हो, तो सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आता है, क्योंकि ये भी डेली बेसिस पे हम बेचते ही रहते हैं। अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रैप भी डेली बेसिस पे जनरेट होगा ही, उसे भी हम डेली नेचर में बेचेंगे। जैसे पुराने वाले पीएनएल में हम बाय सेल्स लिख के लेस रिटर्न्स माइनस किया करते थे, ऐसे रिटर्न्स यहां भी माइनस हो जाएंगी, नेट सेल्स आएंगी। उम्मीद है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो आइटम्स आप डेली ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस रन करने में कमाते हैं, उन्हें आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ये डेली नेचर की आइटम्स हो सकती हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के बेस पे। फाइनेंस कंपनी के ये काम होते हैं जनरली, नॉन फाइनेंसिंग के ये होते हैं। उसके बाद इनकम्स में नेक्स्ट हेडिंग आती है और लास्ट हेडिंग है इनकम्स के लिए अदर इनकम्स। अदर इनकम्स को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। जो इन आइटम्स को छोड़ के बच गया वो सारा अदर इनकम में। जैसे पुराने वाले पीएनएल के हिसाब से अगर देखें तो बाय सेल्स तो हम ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट वाले एरिया में लिख दिया करते थे। उसके बाद पीएनएल जब से स्टार्ट होता था जहां से, वहां हम बाकी सारे इनकम्स लिख देते थे, बाय रेंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय बैड डेट रिकवर्ड, सब वहीं लिख देते थे हम। तो जितनी भी अदर इनकम्स बच गई, जो भी हो वो सारी अदर इनकम के हेडिंग के अंडर आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन हम बाहर देंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इनकम्स के लिए तो आप ले सकते हैं, फिर हम एक्सपेंस को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंसेस में पहली आइटम है हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड।
अब ये हमने +1 में भी पढ़ा हुआ होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। ऐसे सामान की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम जो हमने कंज्यूम कर दिया है, यूज कर लिया है। तो क्या फॉर्मूला है उसका? एक्सपेंसेस में पहली आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मान लीजिए हमारे पास कोई सामान है, दो 200 यूनिट्स, साल के शुरू में हमारे पास है ये सामान, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे या ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे। उसके बाद हम और परचेज करेंगे, तो मान लीजिए हमने 1000 यूनिट्स और परचेज किया है, तो हमारे पास यहां पर टोटल अवेलेबल मटेरियल हो गया 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। ईयर एंड पे हमें पता चला कि 400 यूनिट्स हमारी बची हुई है, अनसोल्ड है, जिन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ईयर एंड पे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 800 यूनिट्स हमने कंज्यूम कर दी होंगी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मटेरियल कंज्यूम्ड कहां होता होगा? जहां पर ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मतलब अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप ये फॉर्मूला लगाते होंगे, क्योंकि आप कोई रॉ मटेरियल लाते होंगे जिसे आप फर्दर आगे प्रोसेस करके फिनिश्ड में कन्वर्ट करते होंगे आप। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए यूज होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, +1 में भी हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये जो सामान है ये एक तरह से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जो आपने परचेज किया है फॉर रीसेल पर्पस, तो कहीं से आपने तैयार माल ही खरीदा है आगे कहीं बेचने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे होंगे वो ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस कर रहे हो, क्या पता, या हो सकता है आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग वाले में कुछ ऐसा सामान भी आता हो जो आप तैयार ही खरीदेंगे और वही बेच देंगे आप। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी आइटम थी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो आपने खरीदा है तैयार सामान ही है, वो आगे रीसेल करने के लिए खरीदा है, कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हो आप यहां पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम। नेक्स्ट आइटम है हमारी चेंज इन इन्वेंट्री। पुराना वाला जो हमारा पीएनएल रहा करता था
उसमें हम डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखा करते थे, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखा करते थे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम क्या करते हैं, इनका नेट इफेक्ट लिख देते हैं, दोनों आइटम नहीं लिखते हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट इफेक्ट ही होता है, और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो इन्वेंट्री है, ये रॉ मटेरियल वाला इन्वेंट्री भी हो सकता है, मतलब रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, सेमी फिनिश्ड का भी हो सकता है, और फिनिश्ड का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सिंपल सी टर्म थी, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब ये नाम से ही बता रहा है कि कौन से खर्चे आएंगे यहां पर। जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज से रिलेटेड होते होंगे वो हम इस हेडिंग के अंडर लिखेंगे। तो एम्प्लॉइज से रिलेटेड या तो वेजेस देंगे हम, या सैलरी देंगे, या हम उनके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। या हमने कोई पैसा साइड कर रखा होगा स्टाफ वेलफेयर फंड के नाम से। या एक एक्सपेंस है, एक स्कीम होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करते हैं, मार्केट रेट से कम में देते हैं उनको। फॉर एग्जांपल मार्केट रेट है हमारे शेयर का 200 रुपीज़, तो हमने एम्प्लॉयज से ऑफर दिया हो कि हम आपको 120 में दे देंगे। उस प्रक्रिया में अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी एम्प्लॉयज से रिलेटेड ही हुए, इसलिए वो भी इस हेडिंग के अंदर ही आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे हों वो इस हेडिंग के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ होगा आपको? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट आइटम है हमारी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है पैसा अरेंज करने में जो भी आपको कॉस्ट भुगतनी पड़ी है उसे आप फाइनेंस कॉस्ट के अंडर लिखोगे। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप पैसा अरेंज करते हो तो क्या आपको बियर करना पड़ता है? इंटरेस्ट। जहां से भी आपने पैसा उठाया है इंटरेस्ट पे करेंगे आप वहां। तो इंटरेस्ट के नाम का खर्चा कौन सी हेडिंग के अंडर आता होगा? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। और भी कई खर्चे होते हैं, मोस्ट पॉपुलर यही खर्चा है, जहां भी आपको दिखाई देगा यही दिखाई देगा ज्यादातर। और भी कुछ खर्चे हैं जो फाइनेंस कॉस्ट के अंडर ही आएंगे, जैसे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर से भी हमने पैसा अरेंज ही किया है, अगर उस टाइम पे कोई डिस्काउंट दिया हो तो वो भी एक लागत है जो फाइनेंस कॉस्ट के अंडर ही आएगी। नेक्स्ट है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन में पूरा लिख देता हूं।
अगर आपने डिवेंचर्स को रीपे किया है, पैसे वापस दिए हैं, तो हो सकता है आपने पैसे एक्स्ट्रा दिए हो। 100 रुपये का डिवेंचर है, आपने 105 रुपये पे किए हो, तो ऊपर वाले जो 5 रुपये हैं ये भी आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ही बियर करनी पड़ी, वो भी फाइनेंस कॉस्ट के अंडर आएगी। या आपने कहीं कोई गारंटी दी हो तो गारंटी चार्जेस भी फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। लोन लेने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, फीस वगैरह पे करनी पड़ती हैं, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में ही आएंगी। तो क्लियर हुआ होगा आपको। मोस्ट पॉपुलर इंटरेस्ट है आपका यहाँ पर, जहाँ भी ज़्यादातर देखा जाएगा इंटरेस्ट देखा जाएगा। और भी जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आइटम्स को ढूंढना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ही दिखाई देगा जो हमें फाइनेंस कॉस्ट में ढूंढ लेना है। नेक्स्ट हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डाउन आ जाना, अमोर्टाइजेशन का मतलब भी होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ जाना। बट फिर दो अलग अलग टर्म्स क्यों हैं ये? डेप्रिसिएशन वर्ड हम यूज करते हैं फॉर टेंजिबल एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, और अमोर्टाइजेशन वर्ड हम यूज करते हैं फॉर रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अगर किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो अमोर्टाइजेशन वर्ड आता है, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो डेप्रिसिएशन वर्ड आता है, मतलब दोनों का एक ही है। तो जिस भी एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, चाहे हमारे कितने भी एसेट्स हों, इस हेडिंग के अंडर अमाउंट आ जाएगा। लास्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस। तो जैसे अदर इनकम्स में बताया था हमने कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को छोड़कर जो भी आपकी इनकम्स हैं वो सारी अदर्स में आ जाएंगी। ठीक इसी तरह जो हमने हेडिंग्स डिस्कस की, जो नंबर ऑफ हेड्स डिस्कस किए, चाहे वो चेंज इन इन्वेंट्री था, स्टॉक ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, फाइनेंस कॉस्ट था, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस था। जो आइटम्स इन हेड्स में आ चुकी हैं वो इनमें ही आकर खत्म हो गई। जो रह गई हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे रह गए हैं, वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? हमारे अदर एक्सपेंस के हेड में। जैसे रेंट का अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ तो रेंट अदर एक्सपेंस में, इंश्योरेंस का कोई जिक्र नहीं हुआ अदर एक्सपेंस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई जिक्र नहीं हुआ अदर एक्सपेंस में, ऑडिट फीस का जिक्र नहीं हुआ अदर एक्सपेंस में। ऐसे बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो इन हेड्स में नहीं आए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सारे के सारे खर्चे आपके फिर अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो हम क्या किया करते हैं, इनकम को हम हेडिंग को नाम दे देते हैं ए पॉइंट, एक्सपेंस को देते हैं बी पॉइंट नाम मान लीजिए। तो ए का टोटल कर देंगे, बी का टोटल कर देंगे, तो ए माइनस बी आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट आइटम में टैक्स पेड ही माइनस करूंगा। टैक्स पेड माइनस होने के बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाता है। तो कोई खास चिंता का विषय नहीं है कि कैसा पीएनएल है ये। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको मात्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में जो पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो सिर्फ लर्न करना है। अगर आप बीकॉम के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर ही आता है हमारा फर्स्ट ईयर में ही, वहां पे आपको पीएनएल भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके की चीज़ें। नोट्स टू अकाउंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, अंदर क्या नहीं लिखना ये ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें लर्न करनी है सारी आइटम्स। 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी आइटम कौन से हेडिंग के अंडर आती होगी, इतना ही रहता है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा, जो भी हमने एक्सप्लेन किया। फॉर्मेट हमारा हमने ढंग से ड्रॉ नहीं किया है, उसके लिए सॉरी। वैसे हमने सारी आइटम्स एक्सप्लेन कर दी हैं कि पहले इनकम आएगा फिर एक्सपेंस आएगा। इनकम में 2 आइटम्स आएंगी, एक्सपेंसेस में हमने 6-7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इनकम का टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे, दोनों टोटल को आपस में माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स पे माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाएंगे हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम आई हो आपको वीडियो देखते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप।